इसको हम क्या बोलते हैं, फंक्शनल आइसोमरिज्म। फंक्शनल आइसोमरिज्म क्या होगा, जिसमें नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप चेंज हो जाता है, ऐसे आइसोमर्स को हम बोलते हैं फंक्शनल आइसोमर्स एंड फिनोमिना इज नोन एज फंक्शनल आइसोमेरिज्म। देखो दोनों में दो दो कार्बन है, छह हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है, दोनों ही कंपाउंड्स में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन दोनों का स्ट्रक्चर अलग अलग है। एक में OH है जबकि एक में OCH3 है। तो आइसोमर्स तो हैं, ऊपर से फंक्शनल ग्रुप चेंज हो गया, एक में अल्कोहल है और दूसरे में ईथर है। तो जब फंक्शनल ग्रुप का नेचर चेंज हो जाता है तो ऐसे आइसोमर्स को हम बोलते हैं फंक्शनल आइसोमर्स। कोई डाउट? क्लियर है या नहीं? ठीक, आगे करते हैं। ये छोटा सा डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सैचुरेटेड मतलब जिसके अंदर सिर्फ सिंगल बॉन्ड होते हैं, सैचुरेटेड मतलब जिसके अंदर सिंगल बॉन्ड होते हैं। अनसैचुरेटेड मतलब जिसके अंदर डबल बॉन्ड्स होते हैं या ट्रिपल बॉन्ड्स होते हैं। ठीक, अब इसके अंदर क्या होता है देखो, ऑल द 4 वैलेंसीज, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है 4, चारों की चारों वैलेंसीज किसने सेटिस्फाई की होती हैं, बाय सिंगल कोवलेंट बॉन्ड्स। चारों वैलेंसीज सेटिस्फाइड होती हैं बाय सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, क्योंकि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड तो बनता ही नहीं। ठीक, the valencies of at least 2 carbon atoms are not fully satisfied by hydrogen atoms। कहने का मतलब क्या है देखो, अगर हम इथेन की बात करते हैं या प्रोपेन की बात करते हैं, हर एक कार्बन की वैलेंसी सिंगल बॉन्ड के थ्रू हाइड्रोजन ने सेटिस्फाई की है। हर एक कार्बन की वैलेंसी किसने सेटिस्फाई की है, हाइड्रोजन, फुली सेटिस्फाइड बाय हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्डेड। लेकिन अगर यहीं पे मैं हाइड्रोजन एल्केन की जगह प्रोपीन ले लेता हूं, ठीक, प्रोपीन जैसे ही मैंने लिया, अब देखो वैलेंसी इज नॉट फुली सेटिस्फाइड बाय हाइड्रोजन। अब देखने में तो लगता है कि इस हाइड्रोजन ने तो सेटिस्फाई किया, लेकिन कहने का मतलब कुछ और है। कहने का मतलब ये है कि भाई इस कार्बन के पास मैक्सिमम 3 हाइड्रोजन लग सकते थे, लेकिन डबल बॉन्ड के आने के कारण कितने हाइड्रोजन रह गए, 2 ही रह गए। तो एटलीस्ट 2 कार्बन ऐसे होंगे जहां पे जितने हाइड्रोजन लग सकते थे उससे कम हाइड्रोजन लगेंगे बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ अनसैचुरेशन। या यहाँ पे इस पॉइंट को ऐसे लिख सकते हो, the valencies are not fully satisfied by only single covalent bonds, there is at least one double covalent bond और triple covalent bond, ऐसे कर सकते हो। ठीक, कार्बन एटम्स आर ज्वाइंड ओनली बाय सिंगल कोवलेंट बॉन्ड्स, सिर्फ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं, जबकि यहाँ पे डबल या ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड होता है। दे आर लेस रिएक्टिव, जो एल्केन्स होते हैं दे आर वेरी लेस रिएक्टिव, इसीलिए इसको हम पैराफिन्स भी बोलते हैं, एल्केन्स को हम पैराफिन्स भी बोलते हैं। पैराफिन्स क्यों बोलते हैं, बिकॉज ऑफ इट्स लो रिएक्टिविटी। ठीक, एल्केन्स आर वेरी लो रिएक्टिव, दे आर ड्यू टू द नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं जो रिएक्शन शो करें इन द सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, बहुत कम इलेक्ट्रॉन है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड में 2 ही तो इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक, और एल्केन्स चलो रिएक्शंस तो हम अभी पढ़ेंगे, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं, ये भी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक, अभी के लिए याद कर लो कि जो एल्केन्स हैं वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं। एल्कीन्स रिएक्टिव ज्यादा होते हैं, क्यों, इनका इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, 2 बॉन्ड आ गए, डबल बॉन्ड में 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, इलेक्ट्रॉन बढ़ गए। पहले सिंगल सिंगल बॉन्ड थे जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन थे, डबल बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, 4, ट्रिपल बॉन्ड में तो 6 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने के कारण रिएक्टिविटी बढ़ जाती है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड्स। और ये रिएक्शंस कैसे शो करते हैं, एडिशन रिएक्शंस, ये भी हम डिस्कस करेंगे रिएक्शंस के बारे में, तो कि कौन सा कंपाउंड कैसी रिएक्शन शो करेगा। फिलहाल के लिए ये याद रखो
कि एल्केन्स सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं, एल्केन्स एडिशन रिएक्शन शो करते हैं, एंड एल्काइंस आल्सो शो एडिशन रिएक्शंस। ठीक, रिएक्टिविटी जरूर याद रखो, एल्केन्स आर लेस रिएक्टिव बिकॉज ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, whereas alkenes and alkynes are highly reactive in nature because of availability of electrons. डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड होता है एल्कीन अल्काइंस के अंदर या अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स के अंदर, सिंगल बॉन्ड्स सैचुरेटेड के अंदर होते हैं। सिंगल बॉन्ड में जो वैलेंसी है वो फुली सेटिस्फाइड बाय हाइड्रोजन रहती है, जबकि यहाँ पे फुली सेटिस्फाइड बाय हाइड्रोजन नहीं रहती है। कोई डाउट? कोई डाउट है किसी को? कोई डाउट है? नो सर। नो सर। ठीक है, अगला है हमारा होमोलोगस सीरीज। अब हम मेन चैप्टर पे आ गए हैं, तो यहाँ से तो चैप्टर की स्पीड उठा देंगे हम भी। होमोलोगस सीरीज, होमोलोगस सीरीज क्या होती है? एक ऐसी सीरीज जिसमें जितने भी कंपाउंड्स होते हैं उनका सिमिलर स्ट्रक्चर होता है, आइडेंटिकल नहीं होता, सिमिलर मैचिंग सा स्ट्रक्चर होता है, सिमिलर प्रॉपर्टीज होती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज याद रखना, फिजिकल प्रॉपर्टीज मैच नहीं होती, केमिकल प्रॉपर्टीज। और हर एक सक्सेसिव कंपाउंड डिफर करता है बाय CH2 ग्रुप, हर एक सक्सेसिव कंपाउंड डिफर करता है बाय CH2 ग्रुप। ऐसे सीरीज को हम बोलते हैं होमोलोगस सीरीज। फॉर एग्जांपल, अगर हम एल्केन्स की बात करते हैं, ठीक, अब हमने कल ही डिस्कस किया था कि जो एल्केन्स का जनरल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? CnH2n+2। अगर मुझे फर्स्ट मेंबर पता करना है तो मैं n की वैल्यू 1 पुट कर दूंगा। n की वैल्यू जैसे ही मैंने 1 पुट की, मेरे पास फॉर्मूला बन के आ गया CH4, जो मीथेन का फॉर्मूला है। अगर मुझे सेकंड मेंबर पता करना है तो मैं n की वैल्यू 2 पुट कर दूंगा और मेरे पास फॉर्मूला बन के आ जाएगा C2H6। सिमिलरली अगर मैं n की वैल्यू 3 पुट कर दूंगा, C3H8, ऑन पुटिंग n इज इक्वल टू 4, फोर्थ मेंबर आ जाएगा C4H10। n की वैल्यू जैसे मैं 5 पुट करूंगा, फिफ्थ मेंबर आ जाएगा C5H12। ये तो जो सीरीज बनी, ये जो सीरीज बन रही है, दिस इज होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्कीन्स। ये क्या है? होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्कीन्स। ठीक, अब इसके अंदर स्ट्रक्चर सिमिलर होता है, देखो सब में सिंगल बॉन्ड है, ऐसा नहीं है कि कहीं पे भी डबल बॉन्ड आ जाएगा। सिमिलर स्ट्रक्चर, आइडेंटिकल नहीं होता, सिमिलर। जैसे इसमें सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं, वैसे ही इथेन में सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं। आइडेंटिकल होता है कि एकदम मैचिंग मैचिंग, मिरर इमेजेस टाइप। लेकिन देखो यहाँ पे मैचिंग सा नहीं है, पूरा एग्जैक्टली मैच नहीं कर रहा, सिमिलर है। सब में सिंगल बॉन्ड आएंगे क्योंकि एल्कीन की सीरीज है भाई। ठीक, फर्स्ट मेंबर कौन है? मीथेन, जिसको हम प्यार से मार्श गैस भी बोलते हैं। इसको हम प्यार से क्या बोल देते हैं कई बार? मार्श गैस। ठीक, अब जो दूसरी चीज यहाँ पे ध्यान देने वाली है, जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं, हर एक मेंबर में एक कार्बन 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस है, हर एक में सक्सेसिव मेंबर्स में एक कार्बन 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस है। ध्यान से देखो, एवरी सक्सेसिव मेंबर डिफर्स बाय अ CH2 ग्रुप। CH2 ग्रुप का मतलब कितने मास का डिफरेंस हो जाएगा? एक कार्बन 2 हाइड्रोजन। कार्बन का मास होता है 12, हाइड्रोजन का मास होता है 1, मतलब 14 AMU का डिफरेंस है हर एक सक्सेसिव एलिमेंट्स में। ठीक, कितने कितने का डिफरेंस आ रहा है? CH2 का डिफरेंस आ रहा है। CH2 का डिफरेंस मतलब 14 AMU का डिफरेंस आता है हर एक सक्सेसिव मेंबर में। कोई डाउट?
कोई डाउट किसी को? नो इसी सर। तरह से हम होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्कीन्स की बात कर सकते हैं। ये एल्कीन्स की सीरीज थी, एल्कीन्स की बात कर सकते हैं। जब हम एल्कीन्स की सीरीज की बात करेंगे तब हमें पता है कि एल्कीन्स का जो जनरल फॉर्मूला रहता है वो रहता है CnH2। अब एल्कीन्स की खासियत क्या है कि उसमें डबल बॉन्ड होता है। डबल बॉन्ड बनाने के लिए कम से कम 2 कार्बन चाहिए, ये थोड़ा ध्यान रखना। मिनिमम 2 कार्बन आर रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ 1 डबल बॉन्ड। minimum 2 carbons are required for formation of one double bond। तो इसीलिए जो फर्स्ट मेंबर है उसमें n की वैल्यू कितनी आएगी? 2 आएगी। ये थोड़ा ध्यान से नोट करना। एल्कीन्स में n1 आता है, फर्स्ट मेंबर मिल जाता है, लेकिन एल्कीन्स में फर्स्ट मेंबर के लिए n की वैल्यू कितनी आनी चाहिए? 2। क्यों? क्योंकि मिनिमम 2 कार्बन तो चाहिए ही चाहिए एक डबल बॉन्ड बनाने के लिए। तो जैसे ही मैंने n की वैल्यू 2 पुट की, आंसर आ गया C2H4। तो जो फर्स्ट मेंबर है वो कौन है? इथीन। फर्स्ट मेंबर कौन आ गया? इथीन। ठीक, या फिर इसको हम इथिलीन भी बोल देते हैं, इथाइलिन। ये कॉमन नेम है, दिस इज कॉमन नेम। ठीक, सेकंड मेंबर के लिए हम कितने पुट कर देते हैं? 3 पुट कर देते हैं, बढ़ाते जाओ बस। अब तो एक एक सेकंड मेंबर आ जाएगा C3H6। 2 मिनट। ठीक, सेकंड मेंबर आ गया C3H6। फिर फोर्थ मेंबर के लिए n की वैल्यू 4 पुट कर दो। जैसे n 4 पुट किया, आंसर आ जाएगा C4H8। इसी तरह से आगे करते चलो। अब इसमें भी अगर ध्यान से देखोगे तो हर एक सक्सेसिव मेंबर में एक कार्बन 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस है। हर एक सक्सेसिव मेंबर में एक कार्बन 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस है, क्योंकि होमोलोगस सीरीज में हर एक सक्सेसिव मेंबर में एक कार्बन 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस होता है, मतलब 14 AMU मास का डिफरेंस है। विदाउट फिजिकल प्रॉपर्टीज मैच नहीं करेंगी। क्यों नहीं मैच करेंगी? बिकॉज फिजिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड ऑन मास। फिजिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं किसके ऊपर? मास के ऊपर। और यहाँ पे मास चेंज हो रहा है, हर एक सक्सेसिव मेंबर में 14 AMU का मास बढ़ रहा है। Since physical properties depend on mass and mass keeps on changing, hence physical properties are not same, whereas chemical properties depend on structure। केमिकल प्रॉपर्टीज किसके ऊपर डिपेंड करती हैं? स्ट्रक्चर के ऊपर। और होमोलोगस सीरीज में जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है? सिमिलर रहता है। सिमिलर स्ट्रक्चर होने के कारण केमिकल प्रॉपर्टीज तो मैच कर जाती हैं, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज मैच नहीं कर पाती। क्यों? क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टीज मास के ऊपर डिपेंड करती हैं एंड मास कीप्स ऑन चेंजिंग। क्लियर? कोई डाउट किसी को? इसी तरह से हम अल्काइंस की होमोलोगस सीरीज बना सकते हैं। तुम्हारे सिलेबस में जितनी होमोलोगस सीरीज सिर्फ वही करा रहा हूँ, तो थोड़ा ध्यान से समझना, कोई एक्स्ट्रा नहीं। अल्काइंस का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? CnH2n+1 -1 -2।
CnH2n -2। ठीक, फिर से अल्काइंस में ट्रिपल बॉन्ड होता है और एक ट्रिपल बॉन्ड बनाने के लिए कम से कम 2 कार्बन्स लगेंगे ही लगेंगे। मिनिमम 2 कार्बन्स आर रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ 1 ट्रिपल बॉन्ड एंड हेंस फॉर फर्स्ट मेंबर n will be equal to 2। जैसे ही n2 पुट किया फॉर्मूला बन गया C2H2 इथाइन या एसिटिलीन, कॉमन नेम, क्या नाम है इसका, एसिटिलीन। इसको हम वेल्डिंग फ्यूल गैस भी बोला करते हैं, वेल्डिंग फ्यूल गैस। ठीक, एसिटिलीन। सेकंड मेंबर के लिए n की वैल्यू 3 पुट कर दो तो बन जाएगा C3H, कितना हो जाएगा, H कितना हो जाएगा, 4। ठीक, इसी तरह से आगे करते चलो। थर्ड मेंबर के लिए n की वैल्यू 4 पुट कर दो, C4H6। इसमें भी अगर ध्यान से देखो तो CH2 का डिफरेंस है, मतलब 14 AMU का डिफरेंस है। Again, physical properties will not be same, whereas chemical properties will be similar in nature. Without इसी तरह से जो लास्ट सीरीज हम बनाएंगे वो एल्कोहल्स की होगी। ऊपर का लिखना था, लिखना है, लिखो। एल्केन वाला भी हो गया। इसको इसी तरह से एल्कोहल्स की हम सीरीज बना सकते हैं। एल्कोहल्स का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n+1OH। ठीक, तो फर्स्ट मेंबर के लिए n की वैल्यू 1 पुट कर दो तो आ जाएगा CH3OH, मिथेनॉल। सेकंड मेंबर के लिए n की वैल्यू 2 पुट कर दो तो आ जाएगा C2H5OH, इथेनॉल। सिमिलरली थर्ड मेंबर के लिए n की वैल्यू 3 पुट कर दो तो C3H7OH। अगेन हर एक सक्सेसिव मेंबर में CH2 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक, विदाउट क्लियर हो गया। यस सर। अगला है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलोगस सीरीज। कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स में जो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है, ईच मेंबर ऑफ द सीरीज डिफर फ्रॉम द प्रीसीडिंग वन। मतलब ऊपर नीचे वाले जो मेंबर्स होते हैं वो किससे डिफर करते हैं, CH2 ग्रुप से। ये तो भी अभी देखा, या हम कह सकते हैं 14 AMU ऑफ मास। जनरल फॉर्मूला शेयर करते हैं, हमने ऊपर जनरल फॉर्मूला लिखा, फिर n की वैल्यूज पुट करते गए और कंपाउंड्स बनते गए। फॉर एग्जांपल एल्केन के लिए हमने क्या लिखा, CnH2n+2। एल्कीन के लिए क्या लिखा, CnH2n। फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं, क्यों, एज द नंबर ऑफ एटम्स पर मॉलिक्यूल इंक्रीजेस, दैट इज मॉलिक्यूलर मास इंक्रीजेस। यही तो समझाया कि मॉलिक्यूलर मास के ऊपर फिजिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं और मॉलिक्यूलर मास चेंज होता रहता है। ठीक, और मॉलिक्यूलर मास जैसे जैसे बढ़ेगा मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। जो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होता है दैट डिपेंड्स ऑन मास। melting point, boiling point, this is directly proportional to mass. This is directly proportional to mass.
मॉलिक्यूलर मास। और जैसे जैसे हम डाउन द सीरीज जाते हैं मास बढ़ता है, मास बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट विल आल्सो इंक्रीज। कोई डाउट इसके अंदर? क्लियर यहां तक? उसके बाद फोर्थ पॉइंट पे आ जाते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या है? केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होती हैं। अब जैसे एल्केन्स हैं, सारे के सारे एल्केन्स एक जैसी रिएक्शन शो करेंगे, चाहे वो मीथेन है चाहे वो इथेन है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, अभी रिएक्शंस हम पढ़ेंगे वहां पे ज्यादा क्लियर होगा। मेथड ऑफ प्रिपरेशन सेम रहता है हर एक मेंबर का, मेथड ऑफ प्रिपरेशन सेम रहता है। अगर आपने मिथनॉल बनाना है तो देखो सेम सा ही मेथड, दोनों रिएक्शन सेम सी हैं। मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या रहता है? सेम रहता है। ये थोड़ा सा याद कर लो अभी कि केमिकल रिएक्शंस जो होती हैं वो सिमिलर होती हैं होमोलोगस सीरीज के मेंबर्स की। क्यों? क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टी स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करती हैं और स्ट्रक्चर सिमिलर होता है। सिमिलरली मेथड ऑफ प्रिपरेशन इज आल्सो सिमिलर इन नेचर। ठीक, तो ये कुछ होमोलोगस सीरीज के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए। और होमोलोगस सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछ लेते हैं। अब स्क्रीन पे ही आ जाओ, यहीं से पढ़ने का फायदा है क्योंकि लिखना कम पड़ेगा। देखो, एल्केन्स, एल्केन्स क्या होते हैं? दीज आर द कंपाउंड्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होते हैं? सिंगल कोवलेंट बॉन्ड्स इन विच कार्बन एटम्स आर लिंक्ड बाय सिंगल कोवलेंट बॉन्ड्स ओनली। इनको हम सैचुरेटेड कंपाउंड्स भी बोलते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। क्यों बोलते हैं? क्योंकि सारे की सारी वैलेंसीज सेटिस्फाई की जाती हैं बाय हाइड्रोजन, आर फुली सेटिस्फाइड in the molecular formula CnH2n plus 2 by a single bond without सिंगल बॉन्ड ही बनता है इसके अंदर, इसीलिए हम इसको बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसके अंदर कोई भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं बनता है। और इसको हम पैराफिन्स भी बोलते हैं, तो भी मैं थोड़ी देर पहले लिखवाया। क्यों? क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी लो होती है, अनरिएक्टिव इन नेचर, रिलेटिवली अनरिएक्टिव या वेरी लो रिएक्टिविटी। तो दीज आर नोन एज पैराफिन्स। पैराफिन्स मतलब जिनकी रिएक्टिविटी कम होती है, लिटिल एफिनिटी। कोई डाउट? ये सीरीज तो अभी अभी हम कर ही चुके हैं। ठीक, सोर्सेज ऑफ एल्केन्स ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी द प्रिंसिपल सोर्सेज ऑफ एल्केन्स आर नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम। नेचुरल गैस के अंदर हमें मीथेन मिलता है एंड स्मॉलर अमाउंट ऑफ इथेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन। मीथेन मतलब मार्श गैस इज द मोस्ट abundant species in natural gas। आइसोमेरिज्म अभी अभी हम कर ही चुके हैं, तो ये मैं दोबारा नहीं करा रहा हूँ। चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, ये हमने एल्केन्स में बना के देखा भी था। ठीक, C4H10 हमने ले लिया था कल एग्जांपल, C5H12 ये भी ले लिया था। पेंटेन का ही मैं तुम्हें आइसोमर्स बता दिए थे तीनों, नियोपेंटेन बता दिया था, आइसोपेंटेन बता दिया था, एन पेंटेन बता दिया था। ठीक, तो आइसोमर्स मैं दोबारा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। हम यहाँ पे आ जाते हैं, मिथेन एंड इथेन। मिथेन एंड इथेन। अब देखो, मिथेन को हम मार्श गैस क्यों बोलते हैं? कई बार बोल लेते हैं व्हाई मिथेन इज नोन एज मार्श गैस, because it is formed at the bottom of marshes due to the
फर्मेंटेशन ऑफ सेल्यूलोस बाय स्पेशल टाइप ऑफ बैक्टीरिया। ये तुम्हें याद ही करना पड़ेगा, बायो वाले इसको बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं या समझते होंगे, लेकिन फिर भी केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो तुम्हें ये याद करना पड़ेगा। ठीक, ये भी cavities in कोयला contains 90% methane. It is called fire damp. ये वाला पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। मीथेन इज प्रिपेयर्ड बाय ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ वुड, पीट एंड कोल। ये 3 पॉइंट्स याद कर लो। ठीक, अगला है स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन। ये तो हमें पहले से ही बताया जाता है कि मीथेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, टेट्राहेड्रन। ये हमने केमिकल बॉन्डिंग में भी पढ़ा है, CH4 का स्ट्रक्चर। ठीक, लेकिन इसकी ये प्रॉपर शेप नहीं है। हम तो ऐसे बना देते थे ना कि CH4, असली में इसकी एक प्रॉपर शेप है। कैसी शेप है? टेट्राहेड्रन। टेट्राहेड्रन शेप कैसी बनती है? देखो ऐसे, मैं तुम्हें इस पे बना के दिखाता हूँ। टेट्राहेड्रन शेप, ये कार्बन, एक बॉन्ड यहाँ ऊपर, एक बॉन्ड यहाँ पे, एक लगभग यहाँ, एक लगभग यहाँ। ठीक, यहाँ हाइड्रोजन होता है, इस तरह से, और फिर हम इसको जोड़ सकते हैं चाहे। इस तरह से टेट्राहेड्रन शेप रहती है। ठीक, और हर एक बॉन्ड एंगल कितना होता है? 109.3 डिग्री। हर एक जो बॉन्ड एंगल होता है वो कितना होता है? 109.3 डिग्री। ये जरूर याद रखना कि इसकी शेप टेट्राहेड्रन होती है, बहुत बार पूछा जाता है। टेट्राहेड्रन शेप, बॉन्ड एंगल चाहे याद हो ना हो, 109.3 डिग्री, शेप जरूर याद होनी चाहिए। क्लियर? कोई डाउट यहां तक? क्लियर हो गया? यस सर। यस सर। प्रिपरेशन पे आ जाओ। तो हम प्रिपरेशंस करते हैं, प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स। सबसे पहला है लेबोरेटरी प्रिपरेशन। देखो, हम जो भी रिएक्शन करेंगे ना, तुम्हारे सिलेबस में वो दोनों रिएक्शंस पहले 2 कंपाउंड्स के लिए। जैसे अगर हम एल्केन्स की बात करें तो एल्केन्स में वो रिएक्शन तुम्हें किस किस के लिए याद करनी है? मीथेन और इथेन, दोनों के लिए। उसके आगे रिएक्शन हमने करनी ही नहीं है। तुम्हारे सिलेबस में भी स्पेशली मेंशन्ड है, रिएक्शन स्पेसिफाइंग ओनली मीथेन एंड इथेन। मतलब जो भी रिएक्शन हम करनी है वो मीथेन इथेन के लिए करनी है। ठीक, फर्स्ट 2 मेंबर्स के लिए। लेबोरेटरी प्रिपरेशन मतलब कि हम लैब्स में इसको कैसे प्रिपेयर करते हैं। कोई बताएगा? किसी को याद है?
मीथेन की अगर हम बात करते हैं, तुम्हें रिएक्शंस याद ही करनी पड़ेंगी, तो थोड़ा सा याद करने की टेंडेंसी बढ़ा लेना। देखो, मीथेन के लिए हम क्या करते हैं, हम सोडियम इथेनोएट लेते हैं, CH3CaONa, सोडियम इथेनोएट, इसको हम क्या बोलते हैं, सोडियम इथेनोएट, और इसको हम रिएक्ट करा देते हैं NaOH के साथ। NaOH मतलब सोडा लाइन। इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड एट 400 डिग्री सेल्सियस, 300 डिग्री के आसपास रिएक्शन हो जाती है। ठीक, इन प्रेजेंस ऑफ NaOH CO एट 300 डिग्री सेल्सियस। तो जिसमें प्रोडक्ट्स मिलते हैं वो क्या क्या मिलते हैं हमारे पास, Na2CO3 प्लस CH4। बेसिकली मैं तुम्हें इसका छोटा सा तरीका बताता हूँ, COONA आना ही आना है। ठीक, अगर तुमने मिथेन बनाना है तो यहाँ CH3 ले लो। अब बाई चांस मैंने यहाँ इथेन बनाना होता तो मैं क्या ले लेता, C2H5, इथाइल ग्रुप, मिथाइल ग्रुप लिया। अगर मिथेन बनाना था, मिथाइल ग्रुप रखा, अगर मिथेन बनाना था, इथाइल ग्रुप रखूंगा अगर इथेन बनाना है, और COONA लगना ही लगना है, ये लगना ही लगना है, ये कंपल्सरी है। ठीक, सिंपल सा तरीका है याद करने का कि भाई मिथेन बनाना है तो मिथाइल ग्रुप लगा दो, इथेन बनाना है तो इथाइल ग्रुप लगा दो। फिर से इसकी रिएक्शन में किसके साथ कराऊंगा, NaOH इन प्रेजेंस ऑफ CaO एट 300 डिग्री सेल्सियस। अब क्या बन जाएगा, एक तो सोडियम कार्बोनेट तो बनना ही बनना है, प्लस इथेन। इसको हम क्या बोलते हैं, सोडियम प्रोपेनोएट, सोडियम प्रोपेनोएट। कई बुक्स में इसको प्रोपिनोएट भी लिखा हुआ है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, प्रोपिनोएट ऐसे करके भी लिखा हुआ है, एक बात एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? कोई डाउट है यहाँ तक किसी को? नो सर। ठीक, सिंपल सा तरीका है याद करने का इस रिएक्शन के लिए, ये भी मिथाइल ग्रुप लगा दो अगर आपने मिथेन बनाना है, इथाइल ग्रुप लगा दो अगर आपने इथेन बनाना है, CONA लगाना ही पड़ेगा। उसकी रिएक्शन करानी है हमेशा NaOH CO एट 300 डिग्री, और आपके Na2CO3 फिक्स रहेगा, बनेगा ही बनेगा, साथ में आपको जो रिक्वायर्ड प्रोडक्ट है वो मिलता रहेगा। तो रिएक्शन को थोड़ा याद करने का, समझने का तरीका निकालते रहो, ताकि थोड़ा आसान होता रहे हर एक रिएक्शन को याद करना, क्योंकि रिएक्शन बहुत सारी हैं। अच्छा, इसको कलेक्ट कैसे करेंगे, मीथेन जो है वो हैवी देन एयर है या लाइटर देन एयर है, मीथेन कैसी है, हैवियर देन एयर और लाइटर देन एयर? मीथेन एक गैस होती है, देखो, इट इज लाइटर देन एयर। अब ये तो हैवी लाइट तो हम बहुत सारी बात कर चुके अपने सल्फ्यूरिक एसिड अमोनिया वगैरह वाले चैप्टर में। कैसे किया था हमने, हम वेपर डेंसिटी निकालते थे। वेपर डेंसिटी कैसे निकालते थे, मॉलिक्यूलर मास बाय 2। मीथेन का जो मॉलिक्यूलर मास है दैट इज 16/2, 8 आ गया। जबकि हम वहां पढ़ते थे कि वेपर डेंसिटी ऑफ एयर दिस इज नियर अबाउट 14। तो वेपर डेंसिटी किसकी कम है, मीथेन की कम है, तो हम कह सकते हैं कि मीथेन इज लाइटर देन एयर। इट इज कलेक्टेड बाय डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर, इसको वाटर में कलेक्ट किया जा सकता है, बिकॉज इट इज
insoluble in water or slightly soluble in water. It is collected by downward displacement of water, because it is very less soluble in water. Put out. क्लियर हो गया? Yes, sir. कुछ और रिएक्शंस भी हैं जहां से हम प्रिपेयर कर सकते हैं. ये तो इंडस्ट्रियल था ना, लेबोरेटरी मेथड. ठीक, अब हम जनरल मेथड्स करते हैं प्रिपरेशन के. ये था लेबोरेटरी मेथड. अब अगला लिखो, जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स या अदर मेथड्स. of preparation of alkenes. इसके अंदर जो सबसे पहला मेथड है वो है बाय रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स. बाय रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स बाय नेसेंट हाइड्रोजन. अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, जैसे अगर हमने मीथेन बनाना है तो हम ब्रोमोइथेन ले लेते हैं, CH3Br, ब्रोमोमीथेन. इसको रिएक्ट कराएंगे नेसेंट हाइड्रोजन के साथ, तो होगा क्या देखो, Br हट जाएगा, एक H इसकी जगह लग जाएगा Br की जगह. तो देखो 3 हाइड्रोजन तो पहले थे, एक और आ गया, कितने हो गए, CH4, और जो Br हटा वो दूसरे H के साथ चला जाएगा, HBr. दोबारा समझो, एक Br हट जाएगा, यहाँ से एक ही है, Br हट जाएगा, उसकी जगह H लग जाएगा, एक H तो यहाँ लग गया, पहले 3 हाइड्रोजन थे, अब कितने हो गए, 4, और जो Br हटा वो दूसरे हाइड्रोजन के साथ चला जाएगा और क्या बना लेगा, HBr. तो मीथेन गैस यहाँ से प्रिपेयर हो गई. ये नेसेंट हाइड्रोजन होता है, पढ़ा भी हुआ है हमने. गुड आउट. ऐसा नहीं है कि सिर्फ ब्रोमोमीथेन ले सकते हो, आयोडोमीथेन भी ले सकते हो, CH3I. फिर से इसको नेसेंट हाइड्रोजन से रिएक्ट करा दो तो क्या बनेगा, देखो CH4 प्लस HI बन जाएगा. मिथाइल ग्रुप लिया फिर से, अगर मीथेन बनाना था, ठीक, अगर मुझे इन केस इथेन बनाना होता तो मैं इथाइल ग्रुप ले लेता, C2H5Br, इथाइल ग्रुप ले लिया, क्योंकि मुझे इथेन बनाना है. इसको नेसेंट हाइड्रोजन से रिएक्ट कराऊंगा तो क्या बन जाएगा, इथेन, C2H6 प्लस HBr. सिंपल सा रिएक्शन है. इथाइल ग्रुप लोगे तो इथेन बनेगा, मिथाइल ग्रुप लोगे तो मीथेन बनेगा. क्लियर? यस सर. देखो इसे,
अभी चल नहीं आया ना कल, वो तो आज वो तो कह रहा मैं जल्दी हो जाता हूँ। पावनी का मैसेज आया हुआ है ग्रुप में। ऐसा है किसी के साथ कि वेबिनार एंड दिखाया हो? नो सर। अच्छा, अगला मेथड, एक और मेथड है हमारे पास मीथेन के लिए, स्पेशली मीथेन के लिए। मीथेन कैन ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड by adding water to aluminum carbide. To aluminum carbide at room temperature. ठीक, मीथेन को बनाने का तरीका, वाटर ऐड कर दो एल्यूमिनियम कार्बाइड में एट रूम टेम्परेचर। एल्यूमिनियम कार्बाइड क्या होता है? Al4C3, एल्यूमिनियम कार्बाइड Al4C3, इसके अंदर वाटर ऐड करना है बस। तो तुम्हें क्या मिल जाएगा? एक तो मीथेन और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, कोई डाउट? बेसिकली देखो, एल्यूमिनियम के ऊपर कितना चार्ज होगा? +3, कार्बाइड के ऊपर -4, ठीक। वाटर के अंदर होता है H+ और OH, तो पॉजिटिव नेगेटिव के साथ चला गया, तो मीथेन बन गया और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर? ये सिर्फ स्पेशल मेथड है मीथेन के लिए, जो मीथेन के लिए यूज हो सकता है। अभी चल लेट हो गए, यस सर। बहुत लेट हो गए, ये नहीं? यस सर। क्या हो गया, उठा नहीं गया? यस सर। अभी पापा ने उठाया? नहीं, अपने आप उठ गए। अच्छा, चलो। इसी तरह से एक स्पेशल मेथड है इथेन की प्रिपरेशन का। स्पेशल मेथड है हमारे पास किसकी प्रिपरेशन का? इथेन की प्रिपरेशन का। जैसे ये मीथेन की प्रिपरेशन का स्पेशल है, ऐसे ही एक स्पेशल मेथड फॉर इथेन की प्रिपरेशन। इथेन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय वुड्स रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? वुड्स रिएक्शन। इथेन की प्रिपरेशन का स्पेशल मेथड बाय वुड्स रिएक्शन। अब इसके अंदर क्या होता है, हम 2 मोल CH3Br ले लेते हैं, मिथाइल ब्रोमाइड, मिथाइल ब्रोमाइड। इसको हम रिएक्ट कराते हैं 2 मोल सोडियम के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। 2 मोल मिथाइल ब्रोमाइड, सोडियम लेना है इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 मतलब इथेन। देखो, कहीं ना कहीं रिएक्शंस में थोड़ी सी ध्यान में रखनी पड़ेगी, समझ में आए अच्छा है, लेकिन याद तो करना ही पड़ेगा। कहीं ना कहीं तुम्हारी जो ऑर्गेनिक है
रिएक्शंस वाला पार्ट वो याद करने वाला ही है। +1 का याद करने वाला नहीं है, समझ के करने वाला है। लेकिन 10th का जो ऑर्गेनिक है, रिएक्शंस का पार्ट जो है वहां पे, वो याद करने वाला ही है। ठीक, तो ये स्पेशल मेथड है इथेन का, इससे मिथेन नहीं बना सकते। ऊपर वालों से, ऊपर वाला जो मेथड हमने किया उससे हम इथेन नहीं बना सकते, ये मिथेन के लिए था स्पेशली। ये जो वुड्स रिएक्शन है ये स्पेशली इथेन के लिए है, इससे हम मिथेन नहीं बना सकते। ठीक हो गया यहाँ तक? सर CH2CH3 नहीं होगा? हाँ, सर इथेन CH2CH3 नहीं होगा? नहीं, CH3 होता है, C2H6। वो तो इथाइल होता है, CH2CH3, C2H5 इथाइल। ओके। ठीक, यहाँ तक कोई डाउट किसी को? अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ ब्रोमीन ही लेना है, यहाँ पे तुम आयोडीन भी ले सकते हो। सेम रिएक्शन हम आयोडीन के साथ भी करा सकते हैं, मतलब कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हमने ब्रोमीन ही लेना है, मैं ये भी करा सकता हूँ। बेसिकली हो क्या रहा है देखो, यहाँ पे जो पार्ट तुम ले रहे हो उसका डबल हो रहा है। यहाँ तुमने CH3 लिया तो फाइनली तुम्हें क्या मिला, C2H6। सिमिलरली यहाँ पे CH3 ले रहे हो तो फाइनली हमें CH3 मिल रहा है, मतलब C2H6 मिल रहा है, डबल हो रहा है, +2 मोल्स ऑफ NaI। ठीक, इस प्यारी सी रिएक्शन को हम बोलते हैं वुड्स रिएक्शन। हम इससे मीथेन नहीं बना सकते, याद रखना, हम इससे क्या नहीं बना सकते, मीथेन नहीं बना सकते। कोई डाउट? आगे बढ़ते हैं फिर, फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज मैं तुम्हें बुक से ही पढ़ाऊंगा। फिजिकल प्रॉपर्टीज पहले है मीथेन की। इट इज अ कलरलेस ऑर्डरलेस गैस। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक। नेग्लिजिबली सॉल्युबल इन वाटर, तभी तो हमने इसको वाटर से करेक्ट किया था। क्यों वाटर के अंदर इनसॉल्युबल है, कोई बताएगा? सर ऑर्गेनिक है। बिल्कुल ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं ये हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, दे आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स या हम कह सकते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट्स, पहला लेक्चर किया था ये, ठीक। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं दे आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, दैट इज नॉन पोलर सॉल्वेंट्स लाइक बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, हेक्सेन, and they are insoluble in polar solvents like water। तो ये ऑर्गेनिक है तो ये वाटर के अंदर insoluble है, जबकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर या नॉन पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर सॉल्युबल रहता है, ठीक। अब जो मीथेन है ये भी ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट करता है, क्यों? क्योंकि ये एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है, हीट एब्जॉर्ब कर लेता है। लाइक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स, मीथेन molecules also absorb outgoing heat,
जो हीट बाहर जा रही होती है उसको जाने नहीं देता, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है फ्रॉम द अर्थ एंड thus contributes to the greenhouse effect। ठीक, इसी तरह से हम इथेन की प्रॉपर्टीज की बात कर सकते हैं। अगेन, कलरलेस, ऑडरलेस, टेस्टलेस, नॉन पॉइजनस गैस। मीथेन इज पॉइजनस, जो मीथेन होता है वो पॉइजनस होता है, बट इथेन दिस इज नॉन पॉइजनस। ठीक, ये तुम याद कर सकते हो कि जो मीथेन है वो पॉइजनस होता है, लेकिन जो इथेन है दैट इज नॉन पॉइजनस इन नेचर। कलरलेस, ऑडरलेस, टेस्टलेस गैस, नॉन पॉइजनस गैस। बॉइलिंग पॉइंट अगेन तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं है। स्पेरिंगली सॉल्युबल, वेरी लेस सॉल्युबल इन वाटर। क्यों? क्योंकि फिर से वही ऑर्गेनिक कंपाउंड है, बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक एल्कोहल्स, एसीटोन एंड ईथर। ऑर्गेनिक में सॉल्युबल होता है, इनऑर्गेनिक में नहीं। डाउट? नोट कर लो जिसने करना है, अदरवाइज हमारी बुक से उठाया गया है, वहां से देख सकते हो। सर बोलो अभी चल। सर प्रिया है क्लास में? क्लास में ही है। तो उसमें उससे पूछना आज मैथ्स का कौन से चैप्टर का टेस्ट है। वो तो तुम भी पूछ सकते हो, उसको आवाज सुन गई हो। अच्छा है, किसका है? टेंजेंट प्रॉपर्टीज। ठीक है। सुन गया अभी चल? यस सर। तुम केमिस्ट्री का तो कभी टेस्ट देते नहीं हो। सर सारे देता हूँ, अभी तो हुआ ही नहीं कोई इस हफ्ते। हाँ हाँ, सही है सही है। अभी चल भी बड़ा हो गया है ना? अभी चल 1 साल में काफी चेंज आ गया, या फोटो में लगता है? सर हाइट बढ़ी है बस, और तो कुछ नहीं। मतलब हाइट के हिसाब से ही काफी लंबे लगे। हाँ 5'9" की है कुछ हाइट। अच्छा, एकदम से? पता नहीं सर, ऐसा, 1 महीने में ही 5'8" हो गई थी मेरी हाइट। ऐसा क्या खा लिया? पता नहीं, जून जुलाई के महीने में ही 5'8" हो गई थी। अच्छा है, एकदम से बच्चे की हाइट बढ़ती है वैसे। हाइट बढ़ने के बाद फिर जिम भी शुरू कर दिया था, अब तो एब्स भी आ गए। ठीक है ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। केमिकल प्रॉपर्टीज, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज थी जो कहीं ना कहीं याद ही करनी होती हैं, तो हेडिंग डालो केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज मतलब एल्कीन्स कैसी रिएक्शन शो करते हैं। ठीक, इसके अंदर सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि हमारे पास दो तरह की रिएक्शन होती हैं। एक होती है एडिशन रिएक्शन, और दूसरी होती है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ब्रॉड क्लासिफिकेशन अगर हम करते हैं तो हमारे पास दो ही तरह की रिएक्शन होती है, एडिशन रिएक्शन एंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन मतलब कुछ ऐड होना, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मतलब किसी चीज का सब्स्टिट्यूट होना, रिप्लेस होना। ठीक, एडिशन रिएक्शन में हम कह सकते हैं अ ग्रुप और एनी एटम इज एडेड। ठीक, जबकि यहाँ पे हम कह सकते हैं अ ग्रुप और एनी अदर एटम इज सब्स्टिट्यूटेड।
या हम कह सकते हैं रिप्लेस्ड। तो हमारे पास दो ही तरह की रिएक्शन हुआ करती है, एडिशन रिएक्शन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। एडिशन रिएक्शन में हम कुछ ऐड करते हैं, जबकि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हम कुछ सब्स्टिट्यूट करते हैं या रिप्लेस करते हैं। ठीक, एडिशन रिएक्शंस को करवाने के लिए अनसैचुरेशन इज मैंडेटरी। एडिशन रिएक्शन अगर करवानी है तो अनसैचुरेशन होनी जरूरी है, अनसैचुरेशन इज मस्ट। ठीक, जबकि सब्स्टिट्यूशन के लिए अनसैचुरेशन नहीं होनी चाहिए, अनसैचुरेशन मस्ट बी एब्सेंट। एडिशन रिएक्शंस एंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। एडिशन रिएक्शन को कराने के लिए अनसैचुरेशन होनी चाहिए, मतलब एडिशन रिएक्शंस कहाँ होंगी? एल्केन में तो हो नहीं सकती क्योंकि वहां अनसैचुरेशन नहीं होती, तो ये किस किस में होंगी? अब एल्कीन्स एंड अल्काइंस। जबकि एल्केन्स में कंप्लीट सैचुरेशन होती है, तो वहां पे हमारी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हो जाएंगी। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, देखो मान लो मैंने अभी अभी तुम्हें एक रिएक्शन कराई थी, CH3Br plus 2 moles nascent hydrogen gives CH4 plus HBr। तो मैंने तुम्हें क्या कहा कि यहां से Br हट जाएगा, उसकी जगह H आ जाएगा। मतलब नेसेंट हाइड्रोजन किसको रिप्लेस कर रहा है? ब्रोमीन को। इसका मतलब ये जो रिएक्शन है ये कैसी है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये जो हमारा नेसेंट हाइड्रोजन है वो सब्स्टिट्यूट कर रहा है ब्रोमीन को, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। सिमिलरली एक और रिएक्शन अभी हम पढ़ेंगे, CH4 plus Cl2 in presence of sunlight। तो हमें क्या मिलता है? CH3Cl plus HCl। अब देखो हुआ क्या, यहाँ पे भी तो सब्स्टिट्यूशन हुई, एक हाइड्रोजन हट गया, वो क्लोरीन के साथ चला गया, क्लोरीन यहाँ आ गया, तो एक एटम दूसरे एटम से रिप्लेस हो रहा है। ठीक, तो ऐसी रिएक्शंस को हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। जबकि एडिशन रिएक्शंस में क्या होता है? एडिशन रिएक्शन में क्या होता है, देखो जैसे मान लो हमारे पास कोई एल्कीन है, उसके अंदर हमने कोई मॉलिक्यूल ऐड कर दिया AB। तो एडिशन रिएक्शंस में क्या होता है? डबल बॉन्ड की जगह सिंगल बॉन्ड आ जाता है। पहले डबल बॉन्ड होता है, अब क्या आ जाएगा? सिंगल बॉन्ड। जो तुमने ग्रुप ऐड किया है, एक कार्बन पे A लग जाएगा और दूसरे कार्बन पे B लग जाएगा। तो देखो यहाँ कुछ सब्स्टिट्यूट नहीं हुआ, दो मॉलिक्यूल जुड़ गए हैं, पहले अलग अलग थे, अब एक मॉलिक्यूल बन गए जुड़ने के बाद। तो ऐसी रिएक्शंस को हम बोलते हैं एडिशन रिएक्शंस। एडिशन रिएक्शंस के लिए डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होना मैंडेटरी है, जबकि सब्स्टिट्यूशन के लिए अनसैचुरेशन नहीं होनी चाहिए। इसीलिए जो एल्केन्स हैं वो कैसी रिएक्शन शो करते हैं? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। जबकि एल्कीन और अल्काइंस कैसी रिएक्शन शो करेंगे? एडिशन रिएक्शंस। विदाउट सिंपल है, सब्स्टिट्यूशन हो रही है तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एडिशन हो रही है, एडिशन में क्या होगा? डबल बॉन्ड की जगह सिंगल बॉन्ड बन जाएगा, एक कार्बन पे एक एटम ऐड हो जाएगा, दूसरे कार्बन पे दूसरा एटम लग जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे ही देख लेते हैं। इथीन लेते हैं, इसके अंदर हाइड्रोजन ऐड कर देते हैं इन प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम या निकल एट 200 डिग्री सेल्सियस। 200 से 300 के बीच में रिएक्शन होती है। तो होता क्या है फाइनली? प्रोडक्ट कुछ इस तरह से बनता है। देखो ये तो पहले भी था, अब भी है। डबल बॉन्ड की जगह क्या बन जाता है? सिंगल बॉन्ड। दो हाइड्रोजन से एक इधर लग जाता है, एक इधर लग जाता है। एडिशन रिएक्शन, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन।
कोई डाउट? क्लियर हुआ या नहीं? Yes, sir. नोट करो इसे। कर लिया नोट? कर लिया नोट? Yes, sir. ठीक है, पहली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ते हैं एल्केन्स के अंदर। तो हेडिंग डालो पहली रिएक्शन, हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स। बेसिकली होगा क्या इसके अंदर, देखो एग्जांपल से समझते हैं। मान लो हमने मीथेन लिया, मीथेन को हम हैलोजन से रिएक्ट कराएंगे क्लोरीन से, मान लो इन प्रेजेंस ऑफ डिफ्यूज्ड सनलाइट। डिफ्यूज्ड सनलाइट, ठीक। तो हुआ क्या करेगा, हाइड्रोजन हटा देना है। क्या करना है, हाइड्रोजन हटा देना है, एक हाइड्रोजन, और उसकी जगह हैलोजन लगा देना है। जो भी हैलोजन यूज कर रहे हो, यहाँ मैं क्लोरीन यूज कर रहा हूँ तो मैं क्लोरीन लगाऊंगा। हो सकता है तुमने ब्रोमीन यूज किया हो तो तुम ब्रोमीन लगाओगे, आयोडीन यूज किया होगा तो आयोडीन लगाओगे, ठीक। तो देखो पहले 4 हाइड्रोजन से एक हाइड्रोजन हटा देता हूँ, उसकी जगह Cl लगा देता हूँ। अब देखो बाय प्रोडक्ट क्या बनेगा, HCl। एक हाइड्रोजन यहां से निकल गया, एक क्लोरीन यहां से निकल गया, क्या बन गया, HCl। कोई डाउट? क्लियर है या नहीं? Yes, sir. अब इसका नाम क्या है, मिथाइल क्लोराइड, IUPAC नेम है या कॉमन नेम? ये कॉमन नेम है मिथाइल क्लोराइड। IUPAC नेम क्या है, क्लोरोमीथेन या 1 क्लोरोमीथेन, ये IUPAC है, ठीक। सिंपल सा रिएक्शन है। अब ये रिएक्शन यहाँ पे रुकता नहीं है, ये फर्दर चलता है। देखो अभी भी हाइड्रोजन पड़े हैं, तो जो CH3Cl बना वो फर्दर दोबारा से रिएक्शन शो कर सकता है। वो फिर से डिफ्यूज्ड सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्ट कर सकता है। मैं DS लिख रहा हूँ, डिफ्यूज्ड सनलाइट, ठीक। फिर से क्या होगा, एक हाइड्रोजन और निकाल देता हूँ तो 2 रह जाएंगे। एक Cl पहले ही था, एक और लगा देता हूँ तो CH2Cl2 प्लस HCl। तो क्या बन गया, ये डाइक्लोरोमीथेन।
जब तक यहाँ हाइड्रोजन है तब तक ये रिएक्शन चलती जाएगी। फिर से हाइड्रोजन तो अभी भी पड़े हैं, तो मतलब फिर से रिएक्शन हो सकती है, करवा देते हैं। CH2Cl2 फिर से आया, फिर से क्लोरीन से रिएक्शन शो कर रही इन प्रेजेंस ऑफ डिफ्यूज सनलाइट। फिर से एक हाइड्रोजन बाहर निकाल देता हूँ, 2 थे एक ही रह गया, 2 क्लोरीन पहले ही थे, एक और आ गया CHCl3 प्लस HCl। इसको हम बोलते हैं ट्राइक्लोरोमीथेन या फिर क्लोरोफॉर्म। कई बार तुमसे पेपर में पूछते हैं कि शो द प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म, तो मैं तीनों रिएक्शंस लिखनी होंगी एक एक करके क्लोरोफॉर्म के लिए। ठीक, उसके बाद अभी भी हाइड्रोजन तो पड़ा है, तो अभी भी रिएक्शन फर्दर हो सकती है, ऐसा नहीं कि रिएक्शन खत्म, अभी भी रिएक्शन फर्दर हो सकती है। CHCl3 है, ये फिर से क्लोरीन से रिएक्ट कर सकता है इन प्रेजेंस ऑफ डिफ्यूज सनलाइट। एक ही हाइड्रोजन था वो बाहर चला गया, 3 क्लोरीन पहली थे, एक और आ गया CCl4 बन गया। तो इसको हम बोलते हैं टेट्रा क्लोरोमीथेन। क्या बोलते हैं? टेट्रा क्लोरोमीथेन या मिथाइल टेट्राक्लोराइड, एक और नाम है इसका, मिथाइल टेट्राक्लोराइड। कोई डाउट? कोई डाउट किसी को? No, sir. क्या ये रिएक्शन, सेम रिएक्शन तुम मुझे करके बताओगे? सब नोट कर को एक बार ट्राई करो इथेन के साथ। अब बताओ कि क्या रिएक्शंस होंगी। So हो गया। सारी रिएक्शंस करनी है एंडिंग तक, क्या बनेगी एक में।
सर हो गया। ठीक है, कर लोगे सब या करवाऊं? सर होल्डिंग। ठीक है, देखो पहली रिएक्शन होगी भाई, एक हाइड्रोजन बाहर निकाल दो तो बचेगा C2H5Br प्लस HBr। फिर से एक एक की हाइड्रोजन बाहर निकालना है, करते जाओगे, फिर बन जाएगा C2H4Br2, फिर C2H3Br3। इस तरह से चलते जाओ, आगे आगे रिएक्शन होती जाएंगी। कर लोगे सारे? यस सर। ठीक, तो ये पहली रिएक्शन थी, हैलोजिनेशन रिएक्शन। अब दूसरी रिएक्शन पढ़ते हैं, रिएक्शन विद ऑक्सीजन। रिएक्शन विद ऑक्सीजन। क्या कोई बताएगा जब मैं मीथेन को ऑक्सीजन से रिएक्ट कराऊंगा तो क्या बनेगा? सर कार्बन डाइऑक्साइड। देखो, अगर हम किसी भी हाइड्रोकार्बन को, सिर्फ एल्केन में, किसी भी हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन मतलब कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से रिएक्ट कराते हैं तब वो हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाता है, और इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? कंबशन रिएक्शन। ठीक, इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? कंबशन रिएक्शन। जैसे अगर हम CH4 को O2 से रिएक्ट कराएं तो हमें क्या मिलेगा? CO2 एंड वाटर। कोई डाउट? क्लियर है? सिमिलरली अगर मैं इथेन की रिएक्शन कराऊंगा, इथेन मतलब C2H6, और उसको ऑक्सीजन से रिएक्ट कराऊं तब भी मुझे क्या मिलेगा? CO2 एंड वाटर। सिंपल सी रिएक्शन है। कोई भी हाइड्रोकार्बन ले लो, अगर तुम उसको ऑक्सीजन से रिएक्ट कराओगे तो CO2 और वाटर मिलेगा। लेकिन अगर मैं उसकी सप्लाई लिमिटेड कर दूं, अगर मैं ऑक्सीजन की सप्लाई, सिलेबस में नहीं है। हाँ सर लिमिटेड वाला रिड्यूस सिलेबस में नहीं है। नहीं है, चलो कोई बात नहीं। अगर मैं O2 की जो सप्लाई है वो लिमिटेड कर देता हूँ तो CO2 की जगह CO बनेगा बस, बाकी सब सेम रहेगा। जैसे CH4 है, O2, मैंने इसको लिमिटेड कर दिया। ठीक, जैसे ही मैं इसको लिमिटेड करूंगा तो CO और वाटर बनेगा, चाहे वो C2H6 हो, CO बनेगा बस, CO2 की जगह CO बनेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक, वहीं पे अगर मैं इसकी सप्लाई को वेरी लिमिटेड कर दूं, वेरी लिमिटेड, तो अकेला
कार्बन मिलता है, ब्लैक सूट। जिसको हम शू पॉलिश भी बोलते हैं। ठीक है, अगर वेरी लिमिटेड सप्लाई करते हैं। कोई डाउट? क्लियर है या नहीं? क्लियर है? Yes, sir. ये सूट जो होती है शू पॉलिश, इंक्स बनाने में काम आती है, टायर्स बनाने में काम आती है, बहुत जगह काम आती है। ठीक, वेरी लिमिटेड सप्लाई के साथ। तो बहुत आसान सी रिएक्शन है, ऑक्सीजन के साथ भी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ये सारी रिएक्शंस कॉमन है, चाहे तुम मिथेन ले लो चाहे इथेन ले लो, सब में सेम चीज बनेगी। अगर लिमिटेड नहीं लिखा तब तुम भी लिमिटेड नहीं लोगे, तब तुमने CO2 और H2O बना देना है, सिंपल। अगर लिख दिया लिमिटेड तो CO बनाना है, अगर वेरी लिमिटेड कर दिया तो अकेला कार्बन बनेगा अलॉन्ग विद वाटर। वाटर में तो बनना ही बनना है। क्लियर हो गया यहाँ तक? Yes, sir. ठीक है, आगे करते हैं। कुछ रिएक्शन है तुम्हें याद करनी है, जो समझाने लायक है ही नहीं, मतलब उसमें कुछ समझाने वाला नहीं है, जो तुम्हें याद ही करना पड़ेगा। उसमें से पहली रिएक्शन है क्रैकिंग रिएक्शन या पायरोलिसिस रिएक्शन। क्रैकिंग और पायरोलिसिस। Excuse me, sir. क्रैकिंग क्या होता है? जब हम किसी कंपाउंड, हाँ सर ये alkanes की प्रिपरेशन में सिर्फ सब्स्टिट्यूशन और ऑक्सीडेशन है। प्रिपरेशन में नहीं, केमिकल प्रॉपर्टीज। सर पक्का? चेक कर लो एक बार, मैं भी चेक कर लेता हूँ। सर मैं सेंड कर दूँ एक बार? हाँ एक बार दोबारा करो, नहीं तो मुझे ढूंढने में टाइम लग जाएगा। ओके सर। सिंपल नॉमेनक्लेचर था तुम्हारे सिलेबस में। हाइड्रोकार्बन, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, जनरल फॉर्मूला मीथेन, ग्रीनहाउस इफेक्ट and ethane, complete combustion of methane, everything, reaction, everything, fluid. ठीक है, यही था बस। ठीक है ठीक है ठीक है, खत्म हो गया मतलब तुम्हारा ये मीथेन। यूजेस भी नहीं है फिर तो, है ना? फिर भी यूजेस देखना हो तो एक बार देख सकते हो, याद ही करने होंगे। खैर रहने भी तो, क्योंकि लिखा ही नहीं जब। ठीक है, फिर तो अगली क्लास में हम पूरा चैप्टर खत्म कर देंगे, टेंशन मत। ठीक, थर्सडे मिलते हैं। थर्सडे मैं ये खत्म कर दूंगा तुम्हारा सिलेबस। एल्कीन और एल्काइंस ही है, एल्कोहल्स भी नहीं है सिलेबस में, कार्बोक्सिलिक एसिड भी नहीं है, तो काफी हद तक सिलेबस खत्म हो गया एक तरह से। ठीक, ओके सर। 2-3 रिएक्शंस रहती हैं। एल्कीन एल्काइंस तो वैसे सिमिलर सी हैं, एल्कीन्स कराऊंगा, अल्काइंस ऑटोमेटिकली होती जाएंगी, साथ साथ करते जाएंगे। तो फिर अगली क्लास में सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं। बस यही रहता है। हाँ देखो, एल्कीन्स शुरू हो जाएगा, इसके बाद अल्काइंस खत्म कर देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है।
कोई डाउट है तो रुको, अदरवाइज जा सकते हो। थैंक यू सर। वेलकम।